जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हम लोगों ने मगध साम्राज्य के 4 वीडियो देख चुके हैं। ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग मौर्य वंश के देखेंगे। मौर्य वंश के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग अशोक सम्राट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कश्मीर विद्रोह की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी पुस्तक से कश्मीर विद्रोह की जानकारी मिलती है, जो कि बिंदुसार के समय में कश्मीर में, यानी कि तक्षशिला भी कहीं ऑप्शन में हो सकता है क्वेश्चन में, कश्मीर या तक्षशिला, तो उस क्षेत्र में जब विद्रोह हुई थी बिंदुसार के शासनकाल में, तो उस समय सबसे पहले सुसेम को, जो कि बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम, उसको भेजा गया था, परंतु वो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। उसके बाद सम्राट अशोक को, जो कि सम्राट नहीं, उसमें अशोक राजकुमार था, उसे भेजा गया था और उसने इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक, बलपूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया था, खत्म कर दिया था। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने किस विद्रोह को बलपूर्वक या फिर क्रूरतापूर्वक दबा दिया था, खत्म कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देखिए, तक्षशिला विद्रोह या फिर कश्मीर विद्रोह, कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो तक्षशिला विद्रोह या फिर कश्मीर विद्रोह, दोनों में से जो भी रहेगा उसे टिक कर देना है। तो क्रूरतापूर्वक कश्मीर विद्रोह को अशोक ने दबा दिया था। यहाँ जो बुक्स नाम है इंडिका के जो लेखक हैं मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और इन्होंने ही इंडिका पुस्तक को लिखा था। और इस पुस्तक में मौर्य काल के सामाजिक स्तर, सामाजिक जीवन का संपूर्ण इतिहास इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और ऑप्शन बी में है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। इस पुस्तक में भी इन्होंने मौर्य काल के इतिहास और नंद वंश का पतन को लिखा है। और ऑप्शन सी में है अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने भी इस पुस्तक में मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी दी है, और राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह शासन करना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में इन्होंने दी है, अर्थशास्त्र में। ऑप्शन डी में राजतरंगिणी, तो इसके लेखक हैं, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन, जिन्होंने कश्मीर की संपूर्ण इतिहास की जानकारी इस पुस्तक में दी है, राजतरंगिणी में। तो कल्हन के राजतरंगिणी पुस्तक से इस कश्मीर के संपूर्ण इतिहास की जानकारी इसी पुस्तक से मिलती है, राजतरंगिणी पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग आक्रमण के समय राजा कौन था? यानी कि अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? किसके समय में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए नंदराज, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदराज। अशोक ने जब आक्रमण किया था कलिंग पर, उसमें कलिंग के राजा थे नंदराज। सम्राट अशोक ने अपने राजा बनने के 8वें वर्ष में, यानी कि अशोक राजा बना था 269 ईसा पूर्व में, 269 बीसी में मगध का शासक बना था। और 8वें वर्ष में, राजा बनने के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी कि 261 ईसा पूर्व, 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। और उसी समय के राजा थे, कलिंग के राजा थे नंदराज। ऑप्शन बी में खारवेल, तो खारवेल भी कलिंग के ही राजा थे, जो कि बाद में थे। और खारवेल क्यों फेमस है, क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? तो खारवेल ने एक अभिलेख लिखवाया था, हाथी गुफा अभिलेख, जो कि प्रमुख अभिलेख है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है और इसमें किसकी बारे में जानकारी दी गई है? तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में ही है, कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था। और इस हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने अशोक के कलिंग आक्रमण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, कि उस आक्रमण से कितने जन माल की नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी। और ये भयंकर युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? या फिर अशोक का बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी निग्रोथ, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपगुप्त। अशोक के बौद्ध धर्म गुरु थे उपगुप्त।
उपगुप्त से ही अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा ली थी। कलिंग युद्ध में भीषण हानि, भीषण नरसंहार देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, उसका हृदय द्रवित हो गया था इतने सारे नरसंहार को देखने के बाद। तो इसके बाद उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और उसने अहिंसा के मार्ग पर चलने का कसम खा लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी। और उसके बाद उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। परंतु उपगुप्त की ओर उन्होंने किससे प्रेरणा मिली थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा किससे मिली थी, यही क्वेश्चन हो सकता है। तो इसकी प्रेरणा मिली थी निग्रोध, जो कि ऑप्शन 2B में देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी में निग्रोध। तो निग्रोध उस अशोक का, सम्राट अशोक का भतीजा था, जो कि सुसीम का पुत्र निग्रोध था। उसी से बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली थी। निग्रोध बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बेहद ही शांत चित्त रहता था। इसी से निग्रोध से अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली थी और उन्होंने फिर उपगुप्त उनके धर्मगुरु बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14वें, ऑप्शन बी 12वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 13वें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ और एक क्वेश्चन बनता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने अहिंसा पर चलने का प्रतिज्ञा कर ली थी। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म में अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है या किस अभिलेख से अशोक नाम का पता चलता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुमनदेई, ऑप्शन बी मास्की और गुर्जरा, ऑप्शन सी सारनाथ अभिलेख, ऑप्शन डी भब्रू अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मास्की और गुर्जरा। ये इन दोनों अभिलेखों से अशोक नाम का पता चलता है। इन दोनों अभिलेखों में मगध के राजा अशोक नाम खुदा हुआ है। बाकी सब अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी या अशोक वर्धन ये सब लिखा हुआ था, जिसमें समझने में जो इतिहासकार को दिक्कत हो रही थी। परंतु बाद में इन्हें पता चला मास्की और गुर्जरा अभिलेख से कि बाकी जो अभिलेख है ये सम्राट अशोक का ही अभिलेख है। उसी के द्वारा ये संदेश जनहित में लिखवाए गए हैं। तो अभिलेख के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जो एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें अभिलेख के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट जो भी मास्की अभिलेख कर्नाटक में स्थित है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा से प्रभावित होकर किस देश के सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। जब सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो उनकी बातों से प्रभावित होकर, बौद्ध धर्म की नीतियों से प्रभावित होकर श्रीलंका के सिंघली वंश के शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तो उन्होंने तीसरी बौद्ध संगति अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाई थी और तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। और तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अब पहला और दूसरा तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी यह रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी और अजातशत्रु हर्यक वंश के दूसरे राजा थे। और दूसरी बौद्ध संगति
383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबकामी दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 72 ईस्वी में कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां हुई थी 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगति के समय में ही चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, जिनका नाम है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान संप्रदाय में किस बौद्ध संगति में बढ़ गया था? तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया था, बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में सम्राट अशोक ने किस लिपि में अभिलेख लिखवाए थे? तो ऑप्शन ए अरमाइड, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में। वर्तमान क्षेत्र जो भारत का वर्तमान क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखवाए थे। जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसमें उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। यानी कि भारतीय क्षेत्र में, वर्तमान भारतीय क्षेत्र में जितने भी अभिलेख मिले हैं उस पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो भी अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में अभिलेख लिखवाए गए थे सम्राट अशोक द्वारा। और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि का प्रयोग किया गया था। वहाँ शिलालेख जो मिले हैं उनमें अरमाइड लिपि का प्रयोग किया गया अफगानिस्तान के क्षेत्र में। और ग्रीक में भी, ग्रीक के क्षेत्र में वहाँ भी सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, वहाँ प्रयोग किया गया था, ग्रीक लिपि का प्रयोग वहाँ किया गया था। यानी कि इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक ने क्षेत्र की भाषा को ध्यान में रखते हुए अभिलेख को लिखवाया था। जिस क्षेत्र में जिस भाषा को समझने की अधिकता थी, बोलने की अधिकता थी, जो लोग वहाँ समझते थे उसी भाषा का वहाँ प्रयोग, उसी लिपि का प्रयोग किया गया था। भाषा नहीं, उसी लिपि का प्रयोग वहाँ किया गया था अभिलेख लिखवाने के लिए, ताकि लोगों को आराम से समझ में आ जाए उनकी बातों को। और ग्रीक, जो कि ग्रीक हम लोगों ने देखा जहाँ सम्राट अशोक ने ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था शिलालेख लिखवाने के लिए, तो ग्रीक का वर्तमान नाम तुर्की है, टर्की, जिसे कि टर्की कहते हैं, वो है ग्रीक। इस प्रकार हम लोगों ने देखा सम्राट अशोक ने कुल 4 लिपि का प्रयोग किया था अभिलेख लिखवाने के लिए, जिनमें पहला है ब्राह्मी, जिसका कि भारत में प्रयोग किया गया है, दूसरा है खरोष्ठी, जिसका कि पाकिस्तान क्षेत्र में प्रयोग किया गया था, और तीसरा है अरमाइड लिपि, जिसका कि अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रयोग किया गया था, और सबसे दूर टर्की में, जिसको कि ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया था टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों के पढ़ने की सफलता सर्वप्रथम किसे मिली थी? ऑप्शन ए फैंथलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी स्ट्रेबो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को ही 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता मिली थी, परंतु इन अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में फैंथलर ने की थी। ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं फैंथलर, इसने ही 1750 ईस्वी में सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, परंतु उसे पढ़ने में असफलता प्राप्त हुई थी। वह उसे पढ़ नहीं पाया था, उसे समझ में नहीं आया था। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। आज का ये वीडियो मगध साम्राज्य का पार्ट 5 वीडियो है। इसमें हम लोगों ने मगध साम्राज्य से सभी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने आज तक देख लिया है। आज के वीडियो में हम लोगों ने सम्राट अशोक से जितने भी क्वेश्चन, छोटे बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चंस बन सकते थे, उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने टच करने का कोशिश किया है, उसको रिवाइज करने का कोशिश किया है। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे।
आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में छोटी बड़ी शिलालेख जो भी है सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ उसमें हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।